वेलकम टू यूपीएससी सिविल 360। आज हम डिस्कस कर रहे हैं पॉलिटी फ्रॉम द उड़ान मैगजीन ऑफ पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। इस वीडियो का नोट्स के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो लेट्स डाइव डीप इनटू द टॉपिक। आज हम संविधान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से पर गहराई से चर्चा करेंगे, इमरजेंसी प्रोविजंस यानी आपातकालीन प्रावधान। जी, ये संविधान के पार्ट 18 आर्टिकल्स 352 से 360 तक में दिए गए हैं। हाँ, और हमारे पास जो स्रोत हैं वे इन प्रावधानों की हर बारीक जानकारी देते हैं। तो आज का मिशन है इन जटिल प्रोविजंस को स्टेप बाय स्टेप समझना, ठीक उसी क्रम में जैसे हमारे स्रोत में दिया गया है, ताकि यूपीएससी और स्टेट पीएससी एस्पिरेंट्स के लिए हर कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। चलिए सबसे पहले इसकी बुनियाद को समझते हैं। इन प्रावधानों का आइडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। बिल्कुल, और इनकी सबसे खास बात यह है कि ये हमारे फेडरल स्ट्रक्चर को बिना किसी फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के यूनिटरी स्ट्रक्चर में बदल देते हैं। एक तरह से सारी शक्तियां केंद्र के पास आ जाती हैं। हाँ, और एक और जरूरी बात, इमरजेंसी के दौरान फंडामेंटल राइट्स के सस्पेंशन का जो प्रोविजन है वो वाइमार कॉन्स्टिट्यूशन मतलब जर्मनी के संविधान से लिया गया है। तो मुख्य रूप से 3 तरह की इमरजेंसी होती है ना? जी, 3 तरह की। पहला है आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी। ये युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण लगती है। दूसरा है आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट्स रूल। हाँ, जब राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता हो। और तीसरा आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी, जब भारत की वित्तीय स्थिरता को खतरा हो। ओके, लेट्स अनपैक दिस। सबसे पहले बात करते हैं नेशनल इमरजेंसी की, जो आर्टिकल 352 के तहत आती है। तो प्रेसिडेंट इसे 3 आधारों पर घोषित कर सकते हैं: वॉर यानी युद्ध, एक्सटर्नल अग्रेशन यानी बाहरी आक्रमण, या आर्म्ड रिबेलियन सशस्त्र विद्रोह। दिलचस्प बात यह है कि प्रेसिडेंट वास्तविक घटना होने से पहले भी इसे घोषित कर सकते हैं अगर उन्हें लगता है कि ऐसा कोई खतरा इमिनेंट है। हाँ, मतलब खतरा बहुत करीब है तो भी। और इसे 2 कैटेगरीज में बांटा गया है: एक्सटर्नल इमरजेंसी, जब ये युद्ध या बाहरी आक्रमण के आधार पर घोषित हो, और इंटरनल इमरजेंसी, जब ये सशस्त्र विद्रोह के आधार पर घोषित हो। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधनों को समझना जरूरी है जिन्होंने इस प्रावधान को समय के साथ बदला है। हाँ, जैसे 38th अमेंडमेंट एक्ट 1975। इसने ये व्यवस्था की कि इन अलग अलग आधारों पर अलग अलग आपातकाल की घोषणाएं की जा सकती हैं, भले ही पहले से कोई एक घोषणा लागू हो। और 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 ने उसने प्रेसिडेंट को ये अधिकार दिया कि वे आपातकाल की घोषणा पूरे देश या उसके किसी हिस्से पर भी लागू कर सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बदलावों में से एक था 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978। बिल्कुल, इसने इंटरनल डिस्टर्बेंस यानी आंतरिक अशांति शब्द को आर्म्ड रिबेलियन यानी सशस्त्र विद्रोह से बदल दिया। ये एक बहुत बड़ा बदलाव था। अब कैबिनेट की भूमिका पर आते हैं। हाँ। मूल संविधान में तो इसका कोई जिक्र नहीं था। लेकिन 44th अमेंडमेंट ने यह अनिवार्य कर दिया कि प्रेसिडेंट आपातकाल की घोषणा केवल कैबिनेट की लिखित सिफारिश मतलब रिटन रिकमेंडेशन पर ही कर सकते हैं। अच्छा, तो अब प्रक्रिया की बात करते हैं। घोषणा के बाद पार्लियामेंट्री अप्रूवल जरूरी है। हाँ, और इसमें भी 44th अमेंडमेंट ने बदलाव किया। हाँ। मूल रूप से इसके लिए 2 महीने का समय था। हाँ। जिसे घटाकर 1 महीना कर दिया गया। दोनों सदनों से अनुमोदन आवश्यक है। और एक विशेष स्थिति भी है, अगर घोषणा के समय लोकसभा भंग हो तब तो नई लोकसभा की पहली बैठक से 30 दिनों के भीतर इसे मंजूरी मिलनी चाहिए, बशर्ते इस बीच राज्यसभा ने इसे मंजूरी दे दी हो। जी। अनुमोदन के लिए बहुमत के प्रकार में भी एक बड़ा बदलाव हुआ। जी। मूल रूप से ये सिंपल मेजॉरिटी से होता था, लेकिन 44th अमेंडमेंट ने इसे स्पेशल मेजॉरिटी यानी विशेष बहुमत कर दिया। इससे ये प्रक्रिया और भी कठिन हो गई। अब इसकी ड्यूरेशन यानी अवधि पर आते हैं। ये कब तक चल सकती है? पहले तो ये एग्जीक्यूटिव के अनुमोदन से अनिश्चित काल तक चल सकती थी, लेकिन 44th अमेंडमेंट ने उसने व्यवस्था दी कि इसे हर 6 महीने में संसद की मंजूरी से अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है। और यहाँ भी लोकसभा के भंग होने वाली वही 30 दिन की शर्त लागू होती है। और जुडिशियल रिव्यू का क्या इसे कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है? पहले नहीं। 38th अमेंडमेंट ने आपातकाल की घोषणा को न्यायिक समीक्षा से बाहर कर दिया था। लेकिन 44th अमेंडमेंट ने इस प्रावधान को हटा दिया। हाँ, और न्यायिक समीक्षा को बहाल कर दिया। फिर मिनर्वा मिल्स केस 1980 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपातकाल की घोषणा को इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि यह मालाफाइड मतलब बदनीयत या इररिलेवेंट तथ्यों पर आधारित है। तो आपातकाल को वापस कैसे लिया जाता है? रिवोकेशन की क्या प्रक्रिया है? प्रेसिडेंट इसे किसी भी समय वापस ले सकते हैं। इसके लिए संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। और 44th अमेंडमेंट ने लोकसभा को भी तो एक विशेष शक्ति दी है। जी, यदि लोकसभा के कुल सदस्यों का 1/10वां हिस्सा स्पीकर या राष्ट्रपति को लिखित नोटिस देता है तो 14 दिनों के भीतर एक विशेष सत्र बुलाया जाना चाहिए। और अगर लोकसभा इसे जारी रखने के खिलाफ प्रस्ताव पारित कर देती है तो आपातकाल समाप्त हो जाता है। हाँ,
और इस प्रस्ताव के लिए सिर्फ सिंपल मेजॉरिटी की ही आवश्यकता होती है। भारत में अब तक 3 बार नेशनल इमरजेंसी लगाई गई है, 1962, 1971 और 1975 में। और यहाँ ये जानना महत्वपूर्ण है कि 1975 के आपातकाल की जांच के लिए बने शाह कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि आपातकाल की घोषणा को उचित नहीं ठहराया जा सकता। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? अब देखते हैं कि नेशनल इमरजेंसी लागू होने के प्रभाव क्या होते हैं। पहले इफेक्ट ऑन सेंटर स्टेट रिलेशंस की बात करते हैं। तो एग्जीक्यूटिव स्तर पर केंद्र की कार्यकारी शक्ति का विस्तार हो जाता है और वो किसी भी राज्य को किसी भी मामले पर निर्देश दे सकता है। राज्य सरकारें निलंबित नहीं होती, लेकिन पूरी तरह से केंद्र के नियंत्रण में आ जाती हैं। और लेजिस्लेटिव पावर्स का क्या? संसद को स्टेट लिस्ट के किसी भी विषय पर कानून बनाने की शक्ति मिल जाती है। राज्य की विधायिका निलंबित नहीं होती, लेकिन संसद की शक्तियां सर्वोपरि हो जाती हैं। और ये कानून कब तक लागू रहते हैं? संसद द्वारा बनाए गए ऐसे कानून आपातकाल समाप्त होने के 6 महीने बाद निष्प्रभावी हो जाते हैं। और अगर संसद सत्र में नहीं है तो प्रेसिडेंट राज्य के विषयों पर अध्यादेश ऑर्डिनेंसेस भी जारी कर सकते हैं। फाइनेंशियल रिलेशंस पर भी असर होता होगा? हाँ, प्रेसिडेंट केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व के वितरण को संशोधित कर सकते हैं। यहाँ 42nd अमेंडमेंट का एक और प्रभाव देखने को मिलता है। जी, इसके अनुसार केंद्र की लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव शक्तियां उन राज्यों पर भी लागू हो सकती हैं जहां आपातकाल लागू नहीं है। अच्छा, अब इफेक्ट ऑन लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज। लोकसभा का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। ये आपातकाल समाप्त होने के 6 महीने से अधिक नहीं हो सकता। और स्टेट असेंबलीज का? ठीक इसी तरह संसद स्टेट असेंबलीज का कार्यकाल भी एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है। Here's where it gets really interesting. सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव फंडामेंटल राइट्स पर पड़ता है, आर्टिकल 19। तो आपातकाल की घोषणा होते ही आर्टिकल 19 के तहत दिए गए 6 मौलिक अधिकार ऑटोमेटिकली निलंबित हो जाते हैं और आपातकाल समाप्त होते ही आर्टिकल 19 अपने आप पुनर्जीवित हो जाता है। और आर्टिकल 369 सस्पेंशन ऑफ अदर फंडामेंटल राइट्स। यह प्रेसिडेंट को यह अधिकार देता है कि वे एक आदेश द्वारा ये घोषित करें कि नागरिक किन किन फंडामेंटल राइट्स के प्रवर्तन यानी एनफोर्समेंट के लिए अदालतों में नहीं जा सकते। मतलब ये अधिकारों को निलंबित नहीं करता, बल्कि उनके एनफोर्समेंट को निलंबित करता है। एग्जैक्टली। लेकिन 44th अमेंडमेंट ने यहाँ कुछ बहुत महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय जोड़े हैं। हाँ, बहुत जरूरी। पहला, आर्टिकल 19 के अधिकार केवल तभी निलंबित होंगे जब आपातकाल युद्ध या बाहरी आक्रमण के आधार पर लगा हो, आर्म्ड रिबेलियन के आधार पर नहीं। और आर्टिकल्स 20 और 21? जी, प्रेसिडेंट आर्टिकल 20 और 21 के तहत मिले अधिकारों के लिए अदालत जाने के अधिकार को निलंबित नहीं कर सकते। ये सबसे बड़ा सेफ्टी फीचर है। तो अगर आर्टिकल 358 और 359 की तुलना करें तो आर्टिकल 358 केवल एक्सटर्नल इमरजेंसीज में लागू होता है, जबकि आर्टिकल 359 एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों में लागू होता है। और 358 सिर्फ आर्टिकल 19 को सस्पेंड करता है। जी, जबकि 359 उन सभी मौलिक अधिकारों से संबंधित है जिनका उल्लेख राष्ट्रपति के आदेश में हो, 20 और 21 को छोड़कर। एक और अंतर यह है कि आर्टिकल 358 पूरे देश में लागू होता है। हाँ, जबकि आर्टिकल 359 पूरे देश या उसके किसी हिस्से में लागू हो सकता है। अब एक ऐसे केस की बात करते हैं जिसने भारतीय लोकतंत्र पर गहरी छाप छोड़ी, एडीएम जबलपुर केस 1976। जी, इसे व्हेन वन जज स्पोक फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 4-1 के बहुमत से फैसला सुनाया कि इमरजेंसी के दौरान अदालतें जीवन और स्वतंत्रता, लाइफ एंड लिबर्टी की रक्षा नहीं कर सकती। What's fascinating here is इस फैसले में एक अकेली असहमति की आवाज थी, जस्टिस HR खन्ना की। हाँ, और उन्होंने इस विचार को मानने से इनकार कर दिया। माना जाता है कि अपने इस संवैधानिक विवेक पर टिके रहने की वजह से ही वे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं बन पाए। लेकिन उनके इस डिसेंट ने बाद में इतिहास को नया आकार दिया। बिल्कुल, और इसी के आधार पर 44th अमेंडमेंट में ये सुनिश्चित किया गया कि आर्टिकल्स 20 और 21 को कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकता। ये एक सबक है कि जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार को कभी भी बंद नहीं किया जा सकता। अब हम दूसरे प्रकार की इमरजेंसी पर आते हैं, प्रेसिडेंट्स रूल, जो आर्टिकल 356 के तहत है। इसे स्टेट इमरजेंसी भी कहते हैं। ये तब घोषित किया जाता है जब किसी राज्य की सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चल सकती। यहाँ 2 और आर्टिकल्स महत्वपूर्ण है, 355 और 365। जी, आर्टिकल 355 ये केंद्र का कर्तव्य बताता है कि वो राज्यों की रक्षा करे और ये सुनिश्चित करे कि शासन संविधान के अनुसार चल रहा है। और आर्टिकल 365 ये कहता है कि यदि कोई राज्य केंद्र के निर्देशों का पालन करने में विफल रहता है तो राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। और यूपीएससी 2018 में ये पूछा भी गया था कि प्रेसिडेंट गवर्नर की रिपोर्ट के साथ या उसके बिना भी संतुष्ट होने पर ये घोषणा कर सकते हैं। इसकी प्रक्रिया नेशनल इमरजेंसी से थोड़ी अलग है। हाँ, इसके अप्रूवल के लिए दोनों सदनों में 2 महीने के भीतर सिंपल मेजॉरिटी से अनुमोदन आवश्यक है। और ड्यूरेशन? ये शुरू में 6 महीने के लिए होता है और हर 6 महीने में संसद की मंजूरी से अधिकतम 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है। लेकिन 44th अमेंडमेंट ने यहाँ एक शर्त जोड़ी थी। हाँ, कि 1 वर्ष के बाद इसे तभी बढ़ाया जा सकता है जब देश में नेशनल इमरजेंसी लागू हो या चुनाव आयोग ये प्रमाणित करे कि राज्य में चुनाव कराना मुश्किल है। और जुडिशियल रिव्यू? 38th अमेंडमेंट ने इसे भी न्यायिक समीक्षा से बाहर रखा था, जिसे 44th अमेंडमेंट ने हटा दिया। इसे वापस लेना? प्रेसिडेंट इसे किसी भी समय वापस ले सकते हैं। इसके लिए संसद की मंजूरी की जरूरत नहीं होती। बिल्कुल। और तथ्यों की बात करें तो ये पहली बार 1951 में पंजाब में लगाया गया था। जी, और डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इसे संविधान का एक डेड लेटर माना था, जिसका उपयोग केवल अंतिम उपाय मतलब लास्ट रिसॉर्ट के रूप में किया जाना चाहिए था। इफेक्ट ऑफ इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल।
जब आर्टिकल 356 लगता है तो प्रेसिडेंट के पास कौन-कौन सी मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स आ जाती हैं? देखिए, सबसे पहली और सबसे बड़ी पावर है अजम्पशन ऑफ पावर्स। अजम्पशन ऑफ पावर्स, ओके। इसका मतलब है कि प्रेसिडेंट स्टेट गवर्नमेंट के सारे फंक्शंस और गवर्नर या किसी भी अन्य एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी की सारी शक्तियां अपने हाथ में ले सकते हैं। अच्छा, मतलब स्टेट की पूरी एग्जीक्यूटिव मशीनरी प्रेसिडेंट के डायरेक्ट कमांड में आ जाती है। हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। और प्रेसिडेंट फिर गवर्नर के थ्रू एक्ट करते हैं। और जाहिर है इसका असर स्टेट लेजिस्लेचर पर भी पड़ता होगा, है ना? दैट ब्रिंग्स अस टू लेजिस्लेटिव पावर्स। हाँ, और ये एक बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल शिफ्ट है। प्रेसिडेंट ये डिक्लेयर कर सकते हैं कि स्टेट लेजिस्लेचर की शक्तियां मतलब लॉ मेकिंग पावर्स अब पार्लियामेंट एक्सरसाइज करेगी। वाओ! इतना ही नहीं, वो स्टेट में किसी भी बॉडी या अथॉरिटी से संबंधित कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को सस्पेंड भी कर सकते हैं। तो फिर तो स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स पर भी कानून बनाने का अधिकार पार्लियामेंट को मिल जाता है। एग्जैक्टली। और इसी से जुड़ा है डिसमिसल ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। जी, प्रेसिडेंट चीफ मिनिस्टर के नेतृत्व वाली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को डिसमिस कर सकते हैं। और जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ही नहीं है तो स्टेट बिल्स और बजट्स का क्या होता है? वो सब पार्लियामेंट में पास किए जाते हैं। और ये पॉइंट प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली यूपीएससी 2017 में इसी पर एक सवाल आया था। राइट, तो डे टू डे स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता है? एडमिनिस्ट्रेशन प्रेसिडेंट की ओर से गवर्नर चलाते हैं और इसमें उनकी मदद स्टेट के चीफ सेक्रेटरी करते हैं। ओके, यहाँ एक और इंटरेस्टिंग चीज है, कॉन्टिन्यूटी ऑफ लॉज। कॉन्टिन्यूटी ऑफ लॉज, इसका क्या मतलब है? मान लीजिए पार्लियामेंट ने प्रेसिडेंट्स रूल के दौरान कोई कानून बनाया, तो रूल खत्म होने के बाद उस कानून का क्या होगा? अ वेरी गुड क्वेश्चन। मेरे ख्याल से वो लैप्स हो जाता होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। पार्लियामेंट या प्रेसिडेंट द्वारा बनाए गए कानून प्रेसिडेंट्स रूल खत्म होने के बाद भी ऑपरेट करते रहते हैं। अच्छा, हाँ, स्टेट लेजिस्लेचर जब वापस आती है तो वो इन कानूनों को रिपील या ऑल्टर कर सकती है, लेकिन ये ऑटोमेटिकली खत्म नहीं होते। दैट्स अ क्रूशियल डिटेल। अब आते हैं असेंबली एक्शंस पर। प्रेसिडेंट स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को सस्पेंड या डिसॉल्व कर सकते हैं। इन दोनों में क्या फर्क है? ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। सस्पेंशन का मतलब है कि असेंबली को टेम्पररी इनएक्टिविटी में डाल दिया गया है। मतलब एमएलएज अपनी सीट नहीं खोते। नहीं, लेकिन असेंबली मीट नहीं कर सकती। जबकि डिसोल्यूशन का मतलब है कि असेंबली का लाइफ टर्म ही खत्म कर दिया गया, अब राज्य में नए चुनाव होंगे। इतने स्वीपिंग चेंजेस के बीच क्या कोई इंस्टीट्यूशन है जो इन सबसे अनटच्ड रहता हो? यस, और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रक्चर का एक कॉर्नरस्टोन है। प्रेसिडेंट्स रूल के दौरान स्टेट हाई कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, स्टेटस, पावर्स और फंक्शंस पर कोई असर नहीं पड़ता। अच्छा, हाई कोर्ट वैसे ही काम करता रहता है। जी, पूरी तरह इंडिपेंडेंट होकर। ये सेपरेशन ऑफ पावर्स के सिद्धांत को दिखाता है। ये पास इतनी वास्ट है कि सवाल उठता है कि हमारे संविधान निर्माताओं की ओरिजिनल इंटेंट क्या थी? क्या आर्टिकल 356 हमेशा से एक कंट्रोवर्शियल प्रोविजन रहा है? ये जानना दिलचस्प है कि इसका सोर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का सेक्शन 93 है। एक कॉलोनियल लेजिस्लेशन। हाँ, लेकिन इसे संविधान में बहुत सोच समझ के रखा गया। संविधान निर्माता भारत के गहरे सामाजिक, भाषाई और क्षेत्रीय विभाजनों से वाकिफ थे। उन्होंने सेंट्रल इंटरवेंशन को लोकतंत्र का खंडन नहीं, बल्कि एक डेमोक्रेटिक सेफगार्ड, एक तरह से एक सुरक्षा वाल्व माना था। लेकिन इंटेंट और रियलिटी में तो अक्सर फर्क होता है। और आर्टिकल 356 के मिसयूज के आरोपों के बाद एक टर्निंग पॉइंट आया 1994 में। जी, अब आते हैं उस लैंडमार्क केस पर जिसने प्रेसिडेंट्स रूल के लैंडस्केप को हमेशा के लिए बदल दिया, द एसआर बोम्मई जजमेंट ऑफ 1994। बिल्कुल, ये जजमेंट यूपीएससी मेंस के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन क्या था? इसका सबसे पहला और सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था जुडिशियल रिव्यू को एस्टैब्लिश करना। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि प्रेसिडेंट्स रूल का इंपोजिशन जुडिशियल रिव्यू के अधीन है। मतलब अदालतें इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी की समीक्षा कर सकते हैं। जी, इसका मतलब प्रेसिडेंट का सैटिस्फैक्शन अब एब्सोल्यूट नहीं रहा। कोर्ट ये देख सकता है कि प्रेसिडेंट का सैटिस्फैक्शन रेलेवेंट मटेरियल पर आधारित है या नहीं। लेकिन यहाँ एक न्यूआंस है ना? हाँ, कोर्ट उस मटेरियल की करेक्टनेस या एडिक्वेसी की जांच नहीं कर सकता। मतलब कोर्ट ये देखेगा कि फैसला लेने के लिए कोई वैलिड आधार था या नहीं, लेकिन वो आधार कितना मजबूत था, कोर्ट इस डिबेट में नहीं पड़ेगा। दैट्स अ वेरी फाइन लाइन। तो अगर कोर्ट को लगता है कि इम्पोजिशन के लिए कोई रेलेवेंट मटेरियल था ही नहीं या वो मैलोफाइड इंटेंट से किया गया था, तो क्या होगा? तब जस्टिफिकेशन रिक्वायर्ड है। सेंटर को इम्पोजिशन को जस्टिफाई करना होगा, और अगर ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल पाया जाता है तो कोर्ट के पास स्टेट गवर्नमेंट और असेंबली को रिवाइव करने की शक्ति है। अच्छा, वो सरकार को बहाल कर सकते हैं। जी, और इसी से जुड़ा एक और अहम पॉइंट है असेंबली डिसोल्यूशन पर। हाँ, पहले तो असेंबली को तुरंत डिसॉल्व कर दिया जाता था। मुंबई केस ने इस प्रैक्टिस पर रोक लगा दी। जजमेंट कहता है कि स्टेट असेंबली को केवल पार्लियामेंट्री अप्रूवल के बाद ही डिसॉल्व किया जा सकता है। तो अप्रूवल मिलने तब तक उसे सिर्फ सस्पेंड किया जा सकता है। इससे स्टेट गवर्नमेंट को एक चांस मिलता है। राइट। और कॉन्फिडेंस डिसीजंस पर जजमेंट ने क्या कहा? कोर्ट ने बहुत स्पष्ट किया कि स्टेट गवर्नमेंट ने कॉन्फिडेंस खो दिया है या नहीं, इसका फैसला हाउस के फ्लोर पर होना चाहिए, गवर्नर्स ऑफिस में नहीं। द फ्लोर टेस्ट प्रिंसिपल। बिल्कुल, गवर्नर किसी मिनिस्ट्री को अनसीट करने से पहले उसे फ्लोर पर अपनी मेजॉरिटी प्रूव करने का मौका देने के लिए बाउंड है। एंड फाइनली अ वेरी प्रोग्रेसिव पॉइंट वाज मेड ऑन एंटी सेक्युलर पॉलिसीज। यस, कोर्ट ने कहा कि अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट एंटी सेक्युलर पॉलिसीज अपनाती है तो वो संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ काम कर रही है, और इसलिए इसे कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का फेलियर माना जा सकता है। एग्जैक्टली।
और आर्टिकल 356 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। तो बम्बई जजमेंट के बाद अब सिचुएशंस को कैटेगराइज करना आसान हो गया है। लेट्स डिस्कस प्रॉपर इम्पोजिशन वर्सेस इम्प्रॉपर इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल। पहले प्रॉपर ग्राउंड्स देखते हैं। बिल्कुल। प्रॉपर इम्पोजिशन तब माना जाता है जब कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस वाकई में इम्पॉसिबल हो जाए। फॉर इंस्टेंस, पहला, अहंग असेंबली, जब किसी भी पार्टी को मेजॉरिटी ना मिले। जी। दूसरा, मेजॉरिटी वाली पार्टी मिनिस्ट्री बनाने से मना कर दे और गवर्नर को कोई ऑल्टरनेटिव कोalition भी ना मिले। तीसरा, असेंबली में नो कॉन्फिडेंस मोशन हारने के बाद मिनिस्ट्री रिजाइन कर दे और कोई दूसरी पार्टी सरकार बनाने की पोजीशन में ना हो। और इसमें सेंटर के डायरेक्शंस का भी रोल है, राइट? हाँ। चौथा ग्राउंड है कि अगर स्टेट सेंटर द्वारा दिए गए कॉन्स्टिट्यूशनल डायरेक्शंस को मानने से इनकार कर दे। ओके। पांचवां, अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट जानबूझकर संविधान और कानून के खिलाफ काम कर रही हो। और छठा, अ सिचुएशन ऑफ फिजिकल ब्रेकडाउन, जब सरकार अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियों को निभाने से इनकार कर दे। अब इसके विपरीत लेट्स टॉक अबाउट द मोर कंट्रोवर्शियल पार्ट, इम्प्रॉपर इम्पोजिशन। करेक्ट। इम्प्रॉपर ग्राउंड्स वो हैं जहां पॉलिटिकल मोटिव्स कॉन्स्टिट्यूशनल नेसेसिटी पर हावी हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहला, मिनिस्ट्री रिजाइन कर दे या मेजॉरिटी खो दे और गवर्नर ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट की पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर किए बिना ही प्रेसिडेंट्स रूल रिकमेंड कर दें। मतलब जल्दबाजी में। जी। दूसरा, जैसा हमने फ्लोर टेस्ट प्रिंसिपल में डिस्कस किया, गवर्नर मिनिस्ट्री को फ्लोर पर अपनी मेजॉरिटी प्रूव करने का मौका ना दे। और तीसरा ग्राउंड तो प्योरली पॉलिटिकल लगता है, अगर रूलिंग पार्टी लोकसभा के जनरल इलेक्शंस में हार गई हो। यस, ये 1977 और 1980 में हुआ था। बम्बई केस ने इसे एक्सप्लिसिटली इम्प्रॉपर ग्राउंड कहा। राइट। चौथा, स्टेट में सिर्फ मैल एडमिनिस्ट्रेशन हो, सिर्फ खराब प्रशासन प्रेसिडेंट्स रूल का ग्राउंड नहीं हो सकता। व्हाट अबाउट इंटरनल डिस्टर्बेंसेस? पांचवा ग्राउंड यही है। इंटरनल डिस्टर्बेंसेस का होना ग्राउंड नहीं है जब तक कि वो इंटरनल सबवर्जन या फिजिकल ब्रेकडाउन के स्तर तक ना पहुंच जाएं। और आखिर में द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, स्टेट गवर्नमेंट को खुद को सुधारने के लिए पहले वार्निंग दी जानी चाहिए। प्रेसिडेंट्स रूल तो हमने कई बार लगते देखा है, बट नाउ लेट्स शिफ्ट टू एन इमरजेंसी प्रोविजन दैट हैज फैसिनेटिंगली नेवर बीन यूज्ड इन इंडिया, फाइनेंशियल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 360। हाँ, ये एक ऐसा प्रावधान है जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की बुक्स में तो है, लेकिन आज तक इसे इन्वोक करने की जरूरत नहीं पड़ी। इसके ग्राउंड्स ऑफ डिक्लेरेशन क्या है? प्रेसिडेंट इसे तब प्रोक्लेम कर सकते हैं जब उन्हें लगे कि इंडिया या उसके किसी भी हिस्से की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या क्रेडिट को खतरा है। और इसका पार्लियामेंट्री अप्रूवल प्रोसेस कैसा है? नेशनल इमरजेंसी जितना स्ट्रिक्ट नहीं है। घोषणा के 2 महीने के भीतर इसे पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज में सिंपल मेजॉरिटी से अप्रूव कराना होता है। सिंपल मेजॉरिटी से, ओके। और इसकी ड्यूरेशन क्या है? एक बार अप्रूव होने के बाद ये इनडेफिनेटली जारी रहती है जब तक कि इसे प्रेसिडेंट द्वारा रिवोक न किया जाए। अच्छा, इसे बार बार अप्रूव कराने की जरूरत नहीं पड़ती? नहीं। यहीं पर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स का रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है। 38th अमेंडमेंट एक्ट ने इसे जुडिशियल रिव्यू से इम्यून बना दिया था। लेकिन 44th अमेंडमेंट एक्ट ने जुडिशियल रिव्यू को फिर से रिस्टोर कर दिया। बिल्कुल। और रेवोकेशन का प्रोसेस क्या है? इट्स क्वाइट सिंपल। प्रेसिडेंट इसे कभी भी एक सब्सिक्वेंट प्रोक्लेमेशन से रिवोक कर सकते हैं। इसके लिए पार्लियामेंट्री अप्रूवल नहीं चाहिए। इट्स इनक्रेडिबल टू थिंक दैट इवन ड्यूरिंग द 1991 इकोनॉमिक क्राइसिस हमने इसे इन्वोक नहीं किया। जी, ये पॉलिटिकल विजडम को दिखाता है। फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर करना एक तरह से दुनिया के सामने फाइनेंशियल फेलियर को एडमिट करना है। सही बात है। उस वक्त की सरकार ने बोल्ड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का रास्ता चुना, इस ड्रास्टिक मेजर का नहीं। सो इफ इट वर एवर इम्पोज्ड, व्हाट वुड बी द इफेक्ट्स ऑफ अ फाइनेंशियल इमरजेंसी? इसके प्रभाव काफी व्यापक हैं। सेंटर स्टेट्स को स्पेसिफाइड फाइनेंशियल प्रोप्राइटी स्टैंडर्ड्स का पालन करने का निर्देश दे सकता है। और प्रेसिडेंट की स्पेसिफिक पावर्स क्या होती हैं इस दौरान? प्रेसिडेंट के पास 2 मुख्य शक्तियां होती हैं। पहली है सैलरी रिडक्शंस। प्रेसिडेंट यूनियन या स्टेट गवर्नमेंट के सर्विस में किसी भी या सभी क्लास के एम्प्लॉइज की सैलरीज और अलाउंसेज में कटौती का आदेश दे सकते हैं। डज दिस इंक्लूड जजेस? यस, एंड दिस इज द मोस्ट ड्रास्टिक पार्ट। इसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के जजेस की सैलरीज भी शामिल हैं। ओह। इसीलिए इसे अ लास्ट रिजॉर्ट मेजर माना जाता है। और दूसरी शक्ति? दूसरी है रिजर्वेशन ऑफ बिल्स। प्रेसिडेंट स्टेट लेजिस्लेचर्स द्वारा पास किए गए सभी मनी बिल्स और अन्य फाइनेंशियल बिल्स को अपने कंसिडरेशन के लिए रिजर्व करने का डायरेक्शन दे सकते हैं। मतलब राज्य की फाइनेंशियल ऑटोनॉमी काफी हद तक केंद्र के कंट्रोल में आ जाती है। जी हाँ। तो टू सम अप, लेट्स डू अ क्विक कंपैरिजन बिटवीन द 3 इमरजेंसीज। लेट्स स्टार्ट विद द ग्राउंड्स फॉर डिक्लेरेशन। श्योर। नेशनल इमरजेंसी के ग्राउंड्स हैं वॉर, एक्सटर्नल अग्रेशन या आर्म्ड रिबेलियन। प्रेसिडेंट्स रूल का ग्राउंड है फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। और फाइनेंशियल इमरजेंसी? फाइनेंशियल इमरजेंसी का ग्राउंड है थ्रेट टू द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और क्रेडिट ऑफ इंडिया। व्हाट अबाउट द कैबिनेट्स रूल? 44th अमेंडमेंट के बाद नेशनल इमरजेंसी के लिए कैबिनेट से रिटन रिकमेंडेशन मैंडेटरी है। बाकी दोनों के लिए ऐसी कोई एक्सप्लिसिट रिक्वायरमेंट नहीं है। द अप्रूवल टाइमलाइन एंड मेजॉरिटी टाइप भी अलग-अलग है? यस, नेशनल इमरजेंसी के लिए 1 महीने के अंदर स्पेशल मेजॉरिटी से अप्रूवल चाहिए। और बाकी दोनों के लिए? प्रेसिडेंट्स रूल और फाइनेंशियल इमरजेंसी दोनों के लिए 2 महीने का टाइम है और सिर्फ सिंपल मेजॉरिटी चाहिए। एंड व्हाट अबाउट द ड्यूरेशन? नेशनल इमरजेंसी इंडेफिनिट हो सकती है, पर हर 6 महीने में री अप्रूवल चाहिए।
प्रेसिडेंट्स रूल मैक्सिमम 3 साल तक चल सकता है, हर 6 महीने में अप्रूवल के साथ। एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी वो एक बार अप्रूव होने के बाद इनडेफिनेटली जारी रहती है जब तक रिवोक ना हो। और जुडिशियल रिव्यू और रेवोकेशन। 44th अमेंडमेंट के बाद तीनों ही जुडिशियल रिव्यू के अंडर हैं और रिवोकेशन प्रेसिडेंट कभी भी कर सकते हैं बिना पार्लियामेंट्री अप्रूवल के। फाइनली अ क्विक लुक एट देयर हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। नेशनल इमरजेंसी 3 बार लगी है, 1962, 1971 और 1975 में। प्रेसिडेंट्स रूल वो सबसे पहले पंजाब में 1951 में लगा था और तब से 100 से ज्यादा बार लग चुका है। और फाइनेंशियल इमरजेंसी वो कभी नहीं लगी। 1991 में क्राइसिस था पर लगी नहीं। एंड टू रैप इट अप अ फाइनल इंटरेस्टिंग फैक्ट। जी, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना ही केवल ऐसे 2 राज्य हैं जहां आज तक प्रेसिडेंट्स रूल नहीं लगाया गया है। तो आज हमने प्रेसिडेंट्स रूल के इफेक्ट्स, एसआर मुंबई केस और फाइनेंशियल इमरजेंसी के प्रोविजंस को विस्तार से समझा। जी, और यह चर्चा हमें एक विचारणीय प्रश्न पर छोड़ जाती है, जहां आर्टिकल 356 को संविधान की मशीनरी को बहाल करने के लिए एक उपकरण के रूप में देखा जाता है, वहीं इसका उपयोग अक्सर फेडरलिज्म पर बहस छिड़ता है। यह सोचने योग्य है कि छत्तीसगढ़ और तेलंगाना जैसे राज्यों में वे कौन से राजनीतिक और प्रशासनिक कारक रहे हैं जिन्होंने उन्हें स्थिरता बनाए रखने में सक्षम बनाया है और उनके अनुभव से क्या सीखे जा सकते हैं।